नमस्कार दोस्तों। तो खबर बहुत बड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नए सिरदर्द का सबब, क्योंकि राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा गुजरात की 2 अदालतों ने सुनाई है दोस्तों, मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और राहुल की सजा पर रोक लगा दी जाती है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाने वाला है और अब राहुल गांधी सदन में यानी कि लोकसभा में खड़े होकर मोदी सरकार की बखिया उधेड़ने वाले हैं। मगर बड़ा प्रश्न यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या मामले में देरी की जाएगी जिसके चलते 8 अगस्त को जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उस पर राहुल गांधी बोल ना सकें। यह बहुत अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि अब तक आप सबको पता चल चुका होगा इस खबर के बारे में। मैं आपको बतला दूं कि मामला था जस्टिस गवई की अदालत के सामने और जस्टिस गवई ने कई बातें कही दोस्तों। जस्टिस गवई ने कही कि इससे पहले जिन 2 अदालतों ने उन्हें सर्वाधिक सजा सुनाई यानी 2 साल की सजा, किसी भी अदालत ने यह नहीं बताया कि हम किस कारण से 2 साल की सजा सुना रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर सिर्फ एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो है गलत ढंग से कोट किया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्ती की थी। मगर इसके अलावा राहुल का कोई इतिहास नहीं है। जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आप राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनाते हैं तो न सिर्फ राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी है, बल्कि जिस जनता ने उनको वोट दिया यानी वायनाड की जनता के साथ भी यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि अगर उन्हें 2 साल से 1 दिन कम की सजा मिलती तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, खेला अब शुरू होने वाला है। याद कीजिए, जब गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी तब लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने 1 मिनट बर्बाद नहीं किया था। राहुल गांधी को न सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था बल्कि उन्हें घर से भी निकाल दिया गया था। याद है कितनी तेजी से काम हुआ था? अब एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या लोकसभा सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश आने के बाद एक बार फिर वो करने वाला है? क्या तेजी से काम करेगा? क्या राहुल गांधी 8 अगस्त को बोल पाएंगे? बड़ा सवाल यही है दोस्तों। क्या राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा? क्योंकि इस वक्त मैं आपको बतला सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है जब राहुल गांधी उनके सामने खड़े होकर वो बातें रखेंगे। क्योंकि मणिपुर को लेकर, देश में महिला सुरक्षा को लेकर, हरियाणा को लेकर लगातार बीजेपी सरकार की नाकामी सामने उभर कर आ रही है और इस नाकामी को उन्हें आईना कोई और नहीं, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि उनके अपने मुख्यमंत्री वो आईना दिखा रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर 8 अगस्त को राहुल गांधी संसद में खड़े हो पाए। इसलिए मुझे शक है कि हो सकता है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट उनकी सदस्यता बहाल करने में वक्त लगाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दरअसल उनका वो कौन सा भाषण था जिसकी वजह से पहले सेशंस कोर्ट सूरत और उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया था और उन्हें घर से निकाल दिया गया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी यहां पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने ना ओबीसी समुदाय का अपमान यहां किया, ना मोदी समुदाय का अपमान किया और यही बातें कही गई थी। आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि राहुल गांधी के कौन से वो 5 तर्क थे जिसके बुनियाद पर उन्हें जो है उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। मगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब यह बात कहने के लिए कि क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, जब इस मुद्दे पर मानहानि नहीं हुई और किसी को सजा नहीं सुनाई गई, तो
राहुल ने जो बयान दिया उस पर मानहानि कैसे हो सकती है? क्योंकि वहां तो सीधा निशाना सुनंदा पुष्कर पर था। एक औरत के साथ आपने कीमत जोड़ दी। जब आप कांग्रेस की विधवा कहते हैं तो वो मानहानि नहीं है। जब अमित शाह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की तुलना आतंकवादी कसाब से करते हैं, वो मानहानि नहीं है। जब विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तुलना आप इंडियन मुजाहिदीन से करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं, तो बड़ा सवाल यह कि क्या वो मानहानि नहीं है? कितनी बार मंच पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने देश की माइनॉरिटीज की तौहीन की, विपक्ष की तौहीन की, क्या वो एक तरह से कहा जाए मानहानि नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त थे। उन्होंने कहा कि दोनों ही जजेस ने यह कारण नहीं बताया कि राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा क्यों दी जाए, आखिर क्यों उनके साथ ऐसा किया गया है। क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा ना 2 साल से 1 दिन कम की सजा मिलती तो राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो बहाल रहती। और यह ना भूलें, यह पूरा मामला बेलेबल ऑफेंस है और इस पूरे मामले के इतिहास में आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं मिली है। दोस्तों, यह ना भूलें, यह वो संसद है जहां शहाबुद्दीन थे, यह वो संसद है जहां पर डीपी यादव थे, यह वो संसद है जहां पर बृजभूषण शरण सिंह अब तक बने हुए हैं। आरोप गंभीर थे उन पर, मगर इन्हें कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मगर राहुल गांधी जो जनता की आवाज बनकर आए हैं, उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया जाता है। मगर मैं चाहूंगा आप सुने वो कौन सी 5 दलीलें थीं जिसके आधार पर आज उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। याद कीजिए, मैंने आपके सामने शो किया था, देखते हैं। मगर आप जानते हैं सबसे बड़ी बात जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने वाली है कि बीजेपी लगातार कह रही थी राहुल गांधी से माफी मांग लो, माफी मांग लो। मगर राहुल गांधी ने, याद कीजिए, आज के इस फैसले के 2 रात पहले, यानी एक तरह से कल ही उन्होंने कह दिया था, या परसों शायद उन्होंने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। यह जो सजा पर रोक लगाई गई है इस बात की पृष्ठभूमि में कि राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया था। यह ना भूलें, राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अगर मेरी संसद की सदस्यता चली भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर मैं माफी नहीं मांगूंगा। इतना बड़ा रिस्क राहुल गांधी ने लिया था। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि बहुत ही एलिगेंटली, बहुत ही डिसेंटली राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को हैंडल किया था। और यह वजह है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। वो राहुल गांधी पर हमला बोलते रहे, झूठ बोलते रहे, मगर राहुल गांधी पीछे नहीं हटा। उसने बोला मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं। राहुल गांधी ने कहा है मोदी एक अपरिभाषित अनाकार समूह। अपनी दलील में राहुल गांधी कहते हैं कि आईपीसी की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध केवल एक परिभाषित समूह के मामले में लगता है, यानी कि जो डिफाइन किया गया है, जिसके बारे में पता चला हो, जो फोकस्ड हो। मगर ये परिभाषित नहीं है, अनाकार है। आगे, मोदी एक अपरिभाषित अनाकार समूह है जिसमें लगभग 13 करोड़ लोग देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं। ऐसे में आईपीसी की धारा 499 के तहत मोदी शब्द व्यक्तियों के संघ या संग्रह की किसी भी श्रेणी में नहीं आता। यह पहला तर्क है राहुल गांधी का। दूसरा तर्क आपके स्क्रीन पर, टिप्पणी शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं शिकायतकर्ता हैं पूर्णेश मोदी। जब उनके खिलाफ कुछ कहा ही नहीं मैंने, तो फिर वो मामला लेकर अदालत क्यों पहुंचे? क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर, रैली में ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करने के बाद सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है, कहा गया था। यह टिप्पणी विशेष रूप से कुछ खास व्यक्तियों को संदर्भित करती है, कुछ खास व्यक्तियों के बारे में है, और शिकायतकर्ता पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी को उक्त टिप्पणी से बदनाम नहीं किया जा सकता। मतलब यह टिप्पणी पूर्णेश मोदी को लेकर नहीं की गई थी, इसीलिए उनके आरोप गलत हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ललित मोदी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब राहुल गांधी को घसीटूंगा
ब्रिटेन की एक अदालत में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ललित मोदी ओबीसी से आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं, वो ओबीसी समुदाय से नहीं है। राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी के बारे में जिक्र किया था और फिर उन्हें जोड़ दिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो प्रधानमंत्री ने तो कुछ कहा नहीं। ललित मोदी शिकायत कर रहे हैं, मगर ललित मोदी का शिकायत करना बीजेपी के लिए शर्मनाक होने वाला है। क्यों? वो इसलिए होने वाला है क्योंकि ललित मोदी भगौड़ा है। ललित मोदी से भारतीय जनता पार्टी खुद को दूर रखना चाहती है और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं भाजपा के राजनीतिक हथियार के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। यह जबरदस्त शर्मिंदगी की सबब है और मोदी शाह के लिए एक नया सिरदर्द। आगे दोस्तों, तीसरा तर्क। शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि वो इस बयान से कैसे प्रभावित हुए। पूर्णेश मोदी से सीधा सवाल है, और सवाल क्या है? शिकायतकर्ता के पास केवल गुजरात का मोदी उपनाम है, जिसने न तो दिखाया गया है और न ही किसी विशिष्ट या व्यक्तिगत अर्थ से पूर्वाग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है। तीसरा, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वो मोड़ वाणिका समाज से आता है। ये शब्द मोदी के साथ विनिमय नहीं है और मोदी उपनाम विभिन्न जातियों में मौजूद है, यानी कि फोकस्ड शिकायत नहीं है। यह तर्क जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत में रखने वाले हैं। चौथी बात, बदनाम करने का कोई इरादा नहीं। टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान दिए गए एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा थी। इसके जरिए शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए अपराध के लिए मानवीय कारण का अभाव है। और आखिरी और पांचवी दलील राहुल गांधी की आपके स्क्रीन पर, उच्च न्यायालय ने मानने में गलती की कि अपराध के लिए कठोरतम सजा की जरूरत है। लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले एक राजनीतिक भाषण को नैतिक अधमता का कार्य यानी मॉरल टर्पिट्यूड का काम माना गया। इसमें कठोर सजा मिलना गलत है। राजनीतिक अभियान के बीच में खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। तो अब बड़ा सवाल यह कि इसके बाद क्या? यकीनन दोस्तों, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द है। याद कीजिए, जब दोनों अदालतों ने उन्हें सजा सुनाई थी तो क्या क्या नहीं कहा था उनके पार्टी के नेताओं ने। अमित मालवीय सामने था, रविशंकर प्रसाद सामने थे, अनुराग ठाकुर सामने थे, स्मृति ईरानी जो आए दिन उन पर झूठ बोलती रहती हैं। हां, स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी पर आए दिन झूठ बोलती रहती हैं। क्या उन पर कभी मानहानि का केस चला? कभी नहीं चला। मगर फिर भी राहुल गांधी को सजा सुनाई गई। राहुल गांधी इस तरह से बीजेपी को नर्वस करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग हाथ धोकर आज से नहीं 2010 से पड़े हुए हैं दोस्तों। जब उड़ीसा में नियामगिरी मामले में वो आदिवासियों के साथ खड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो एक वकील थे, उन्होंने एक साजिश रची थी राहुल गांधी पर निशाना साधने की। जब 2009 के चुनावी नतीजों के बाद अंबानी और गांधी परिवार के बीच में टकराव और तनाव पैदा हुआ था, तब से जमीन तैयार की गई थी राहुल गांधी पर निशाना साधने की। क्योंकि राहुल गांधी का खात्मा यानी कि किसका खात्मा? कांग्रेस का खात्मा। और उसी रणनीति के तहत बार बार राहुल गांधी पर निशाना साधा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है दोस्तों। इसका अर्थ यह है कि राहुल गांधी न सिर्फ संसद जा सकेंगे बल्कि चुनाव भी लड़ सकेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, इससे विपक्ष को जबरदस्त ताकत मिलने वाली है। राहुल गांधी संसद में होंगे, इस पर यकीनन, जो कि इस वक्त देश में एक लोकप्रिय विपक्ष के नेता हैं, इससे संसद के अंदर विपक्ष को ताकत मिलने वाली है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी के साथ क्यों ऐसा किया गया था। पहली बात, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी को जो प्रतिक्रिया मिल रही थी, उससे भारतीय जनता बौखलाई हुई थी। दूसरी बात, जब अडानी पर उन्होंने संसद में खड़े होकर धज्जियां उड़ाई थी मोदी सरकार की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद से बुरी तरह से बौखला गई थी। तभी आपको याद होगा जो डेफेमेशन, मानहानि को लेकर जो मामला था, वो सक्रिय हुआ था। उससे पहले पूरी तरह से शांत था।
अडानी पर जैसे ही राहुल गांधी ने बात रखी, पूरी तरह से भाजपा जो है वो बौखला गई थी। यही वजह है कि मानहानि का केस जो है वो सक्रिय हुआ और नतीजा आपके सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सजा पर रोक लगाई है। जो गुजरात के दोनों फैसले सुनाए गए उस पर भी सवाल है। और आखिर में मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए गुजरात के सेशंस कोर्ट वो अमित शाह के वकील रहे हैं और गुजरात हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस हेमंत, वो माया कोडनानी के वकील थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, जो उन्होंने फैसला सुनाया था उनकी वकालत और उसमें कोई लिंक नहीं है। यह फैसला आप कीजिए। अब अबसार शर्मा को दीजिए इजाजत।